करते हैं आज की चैप्टर नंबर 1 विकास। तो ये चैप्टर इकोनॉमिक्स की है, अर्थशास्त्र की चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 10th की। तो मैंने इस चैप्टर में बहुत छोटे से नोट्स में पूरे चैप्टर को कवर किया है। तो प्लीज़ आप लोग बहुत इजी तरीके से इसे मेरे लैंग्वेज में सुन के समझ सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर क्लास 10th के बच्चों को शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। तो हमारा पहला टॉपिक है विकास। विकास से आप क्या समझते हैं? तो विकास का मतलब डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। विकास को इंग्लिश में डेवलपमेंट बोलते हैं। तो विकास हर तरह से होता है, ज़रूरी नहीं है कि विकास एक ही हो। विकास हमारा देश भी हो रहा है, विकास हम भी कर रहे हैं। पहले हम 2 साल के थे, फिर 3 साल के हुए, फिर 4 साल, फिर हम लोग स्कूल जाने लगे, फिर कॉलेज, फिर जॉब। तो हमारा भी ये क्या हुआ, विकास हुआ। तो पहले हम विकास का डेफिनेशन को देखते हैं। तो एक सम्मानपूर्ण स्वास्थ्य तथा अधिकारपूर्ण जीवन जीने की क्षमता तथा इन सभी के लिए अनिवार्य वस्तुओं को प्राप्त करने की योग्यता को विकास कहते हैं। मतलब कि एक सम्मानपूर्ण स्वास्थ्य तथा अधिकारपूर्ण जीवन, मतलब कि हम एक स्वस्थ जीवन तथा अधिकारपूर्ण, हाँ हमारा जीवन जीने का है और हम उसे क्षमता यानी कि अनिवार्य वस्तु और जो हमें ज़रूरत होती है उस वस्तुओं का यूज़ करना, उसकी योग्यता को ही हम विकास कहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि विकास जो है वो सिर्फ व्यक्ति की उसका आय पर ही निर्भर करे, जी नहीं। उसको इज्जत, रिस्पेक्ट, मतलब कि हर इंसान चाहता है कि हम पैसा कमाएं, लेकिन सबसे पहले उसकी इज्जत होनी चाहिए, उसका अधिकार होना चाहिए, ना कि सिर्फ पैसा कमा रहे हैं और उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये यहाँ बोला गया व्यक्ति का विकास सिर्फ उसकी आय पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि साक्षरता, नागरिक अधिकार आदि विकास के अन्य महत्वपूर्ण आधार हैं। तो अब दूसरा टॉपिक है मानव विकास। मानव विकास, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको 2 नंबर में कि मानव विकास क्या है या मानव विकास से आप क्या समझते हैं। तो मानव विकास का उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों को विकास करना है जिसमें व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उच्चतर स्थिति को प्राप्त कर सके। इसका मतलब बस मानव को एक सम्मानजनक तथा सृजनात्मक जीवन के पथ पर अग्रसर करना है। मतलब कि मानव विकास का मतलब है कि इंसान जो है वो आर्थिक रूप से अच्छा हो, उसमें सामाजिक को समझने की क्षमता हो, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, वो हर एक चीज़ राजनीतिक को जाने, जिसको हम लोग मानव विकास कहते हैं। मतलब कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, जिसको मानव विकास कहते हैं। हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ, स्ट्रांग, ताकि हम हर किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो ये हमारा एक विकास ही है जिसे हम मानव विकास कहते हैं। तो अब हमारा तीसरा टॉपिक है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन कभी करता है। तो देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से प्राप्त आय को जोड़ने से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आय का मतलब है जो आय हमारे देश के भीतर में हम लोग प्राप्त करते हैं। मतलब कि जैसे हमारे देश में 29 राज्य, 29 राज्यों में जहाँ से भी हमें राष्ट्र, तो ये एक राष्ट्रीय ही है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय आय, जो भारत के अंदर सामान उत्पादित हो और उस वस्तुओं को बेचा जाए भारत में ही, और उससे जो इनकम आ रहा है जिसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब हमारा शिशु मृत्यु दर, ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछेगा, ठीक है। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, तभी 2020 चल रहा है तो जरूर पूछ सकता है। तो शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों के अनुपात शिशु दर के कहा जाता है। मतलब कि शिशु मृत्यु दर वो होता है जिसमें 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु, जो 1 साल का बच्चा होता है वो पहले ही मर जाता है, जिसका अनुपात शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। उसी को हम लोग शिशु मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। अब है साक्षरता दर। साक्षरता दर क्या कहते हैं? तो साक्षरता मतलब होता है पढ़ा लिखा, यानी कि 7 वर्ष में इसमें अधिक आयु के लोगों में साक्षरता जनसंख्या अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। मतलब कि अभी 5 साल में एडमिशन मिलता है ना गवर्नमेंट स्कूल में, तो और अभी तो बहुत हो गया कि 2.5 साल में भी अब बच्चे पढ़ने चाहते हैं, 3 साल में। तो लेकिन पहले क्या था कि 7 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग थे वही मतलब स्कूल जा सकते थे, पढ़ सकते थे, तो उन्हीं के अनुपात को साक्षरता दर के अनुपात से जाना जाता था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उत्पादन। उत्पादन क्या है या उत्पादन सब क्या समझते हैं? तो किसी वस्तु को आर्थिक उपयोगिता सृजन करना उत्पादन कहलाता है। अर्थात श्रम, तकनीकी, बौद्धिक प्रक्रिया, कौशल द्वारा किसी वस्तु को मूल्य पर वृद्धि कर उसे उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को उत्पादन कहते हैं। मतलब कि उत्पादन क्या है कि किसी वस्तु का हम लोग उत्पादन पैसा कमाने के लिए करते हैं आर्थिक रूप से, या उसमें बहुत सारे तकनीकी लगते हैं, श्रम लगता है। जैसे किसी का फैक्ट्री है, फैक्ट्री में वो बहुत सारे श्रम को रखा है, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत है, उसमें बहुत सारा टेक्निक है, बहुत सारा दिमाग लगाना पड़, तब जाके उसकी वस्तु उत्पादन हो रही है और जाके बाहर वो प्रोडक्ट बेच रही है और इनकम उसे मिल रही है, जिसे उत्पादन कहते हैं।
अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अंकीय प्रश्न, जो कि अभी 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सामान्यतः किस देश का विकास किसी आधार पर निर्धारित करता है। तो वो इसका आंसर होता है प्रति व्यक्ति आय के ऊपर आधार है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय पर आधारित होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति आय या फिर औसत आय के नाम से जाना जाता है। मतलब कि अगर हम किसी भी देश का आय को हम लोग अगर कुल आय जो वो पैसा कमा रहा है उसको कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दें तो हमें जो आय मिलेगा उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब है तीसरा क्वेश्चन, उपभोग का क्या अर्थ है। तो उपभोग का अर्थ है आय का वह भाग जो विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए व्यय किया जाता है, उसे उपभोग कहते हैं। उपभोग का मतलब है कि जैसे हम जो भी पैसा, यानी कि हम अगर हमें अभी कुछ खाने का मन करता है तो हम दुकान जाते हैं, तो दुकान से जो भी खरीद रहे हैं उसमें हमें पैसा लग रहा है, उसमें व्यय कर रहे हैं, पैसा को खर्च कर रहे हैं। तो जो भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं तो वो उपभोग के लिए कर रहे हैं, मतलब अपनी आवश्यकताओं के लिए कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं उपभोग। अब है विकसित तथा अविकसित देशों में तुलना का मुख्य आधार क्या है। तो विकसित तथा अविकसित देशों के तुलना के मुख्य आधार औसत आय अर्थात प्रति व्यक्ति आय है। मतलब किसी भी देश को अगर विकसित या अविकसित देशों की तुलना करें तो उसका मुख्य जो होता है वो क्या होता है, आधार औसत आय होता है। ठीक है, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधों का क्या लाभ है। मतलब कि बांधों का क्या लाभ है। तो सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग के लिए जल की व्यवस्था आदि। मतलब बांध अगर हम लोग कर रहे हैं तो उससे क्या है कि हम अगर हम लोग सिंचाई उससे कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन कर सकते हैं पानी से, फिर बांधों से हम लोग नियंत्रण भी कर सकते हैं पानी को, फिर बाढ़ वगैरह आता है तो उससे हम लोग जमाव करके पानी का बांध बना सकते हैं। तो यही सब सारे लाभ हैं हमें बांधों से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणीय विकास क्या है। धारणीय विकास क्या है। तो धारणीय विकास क्या है, या धारणीय विकास आप क्या समझते हैं, या धारणीय विकास क्यों आवश्यक है या महत्वपूर्ण है। तो धारणीयता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण परस्पर निर्भर है। पर्यावरण की अपेक्षा कर आर्थिक विकास भावी पीढ़ी के लिए धारणीय नहीं हो सकता है। मतलब कि धारणीय विकास जो है वो हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वो पर्यावरण परस्पर एक दूसरे से निर्भर है। ठीक है, तो पर्यावरण की अपेक्षा एक कर आर्थिक विकास भावी पीढ़ी के लिए धारणीय नहीं हो सकती है। मतलब कोई विकास के लिए कोई धारणीय नहीं होती। क्या अगर हमारे आने वाली पीढ़ी रहेगी तो उसके लिए कोई विकास जरूरी नहीं है कि वो धारणीय हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। तो सतत पोषणीय विकास से हम क्या समझते हैं। सतत पोषणीय विकास से अभिप्राय यह है कि अर्थव्यवस्था का विकास तो हो लेकिन पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे। सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि हम विकास तो करें लेकिन बिना पर्यावरण को नष्ट किए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी है उसे भी फ़ायदा मिल सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत लोगों द्वारा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा की किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। तो मुख्यतः गैर नवीकरणीय, मतलब जो समाप्त हो जाएंगे, जैसे ऊर्जा का स्रोत है जैसे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस आदि का आजकल असमाप्त जैसे ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का भी उपयोग बढ़ रहा है। मतलब कि देखिए अभी हम लोग के ज़माने में सबसे ज़्यादा अभी जो वर्तमान में ऊर्जा का यूज़ हो रहा है वो हो रहा है पेट्रोल, डीजल, हम लोग जो CNG गैस यूज़ करते वो। तो ये क्या है, एक दिन समाप्त हो जाएंगे। ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा है। और जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा है वो है सोलर ऊर्जा, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पर्यावरण में गिरावट के कुछ उदाहरण बताइए जो आपको अपने आसपास देखते हैं। तो पर्यावरण में किस वजह से गिरावट हो रहा है वो आप अपने आसपास जरूर देखते हैं। पहला, पेड़ों में बेरोक्त कटाई, मतलब कि बिना रोके टोके उसमें इतना कटाई हो रहा है पेड़ों का कि जिससे पर्यावरण जो होता है वो गिरते जा रहा है। तो इससे पर्यावरण में गिरावट हो रही है। दूसरा है प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का प्रयोग। प्लास्टिक से बनी वस्तुएं भी आजकल लोग बहुत यूज़ करते हैं, अभी तो कुछ कम हुआ है। फिर क्वेश्चन है
थर्ड पॉइंट हमारा, शहरों की नालियों की नदियों या तालाबों में बहना, कारखानों से निकले धुआं। मतलब कि आज बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि नदी नाले बहुत ज़्यादा बहते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा कचरा आदमी उसी में फेंक देते हैं, जो कि ये बंद करना चाहिए। और फिर कारखानों से निकले धुआं, यही सब है पर्यावरण की गिरावट के कुछ उदाहरण। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश से के विकासात्मकता लक्ष्य क्या है? विकासात्मकता लक्ष्य क्या है होने चाहिए? मतलब हमारे देश के लिए विकासशील लक्ष्य क्या होना चाहिए जो जिससे हमारा देश विकास करे? तो इसका आंसर है उच्च प्रति व्यक्ति आय। हमारे देश को विकास के लिए उच्च प्रति व्यक्ति आय दर तथा स्वास्थ्य दर को पूर्ण उच्च प्रति व्यक्ति आय तथा स्वास्थ्य दर तथा स्वास्थ्य स्तर, पूर्ण रोजगार, उत्तम संरचनात्मक सुविधाएं। मतलब कि अगर हमारे देश के व्यक्ति जो है वो अगर प्रति व्यक्ति आय अच्छा मिले, उच्च ज़्यादा पढ़े लिखे हो, फिर उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो हमारा देश क्या होगा? उत्तम होगा, तथा वो संरचनात्मक सुविधाएं मिलेगी और वे आगे बढ़ेंगे, विकासित करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में शिशु दर कम क्यों है? जो केरल है वहाँ पे शिशु दर कम क्यों है? तो पहला, वहाँ पे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध है, इसी वजह से वहाँ पे शिशु दर कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल को पंजाब से अधिक विकसित देश मानने के क्या कारण है? तो केरल को निम्नलिखित कारणों से वहाँ अच्छा देश माना जाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित कारणों से प्रति व्यक्ति आय कम होने पर और केरल को मानने का विकास क्रमांक पंजाब ऊंचा है। पहला, वहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं है, और दूसरा, वहाँ शिक्षा की मौलिक सुविधाएं उपलब्ध है। वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ाया जाता है, जिस वजह से उन्हें समझदार है, और इसी वजह से जो है वो केरल को पंजाब से अधिक विकसित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? तो इसका सही आंसर है, विकास को मापने के लिए जहां विकसित बैंक सिर्फ प्रति व्यक्ति आय पर विचार करता है, वहीं UND प्रति व्यक्ति आय के अतिरिक्त साक्षरता दर पर भी विकास करता है। मतलब इसका सिंपल आंसर ऐसे समझिए कि विकास को मापने के लिए हम लोग बस प्रति व्यक्ति आय का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे UND जो है वो प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ साक्षरता दर को भी मापता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान में से मानव विकास के दृष्टिकोण से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो इसका आंसर है, मानव विकास की दृष्टि से दिए गए देशों के श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर है, क्योंकि भारत जो है मतलब कि श्रीलंका की स्थिति जो है वो भारत से बेहतर है, क्योंकि श्रीलंका में अधिकतर लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल मतलब डॉक्टर ये सब भी है, जिससे शिशु दर भी बहुत कम है, और वो विकसित देश है। तो यहाँ पे जितने भी देश दिए थे उसमें से यही देश ज़्यादा विकसित थे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट।